हेलो एवरीवन, माय नेम इज भूमिका चौहान। स्वागत है आप सभी का इंग्लिश क्लास में। आज की क्लास के अंदर बच्चों हम करने वाले हैं एनालिटिकल पैराग्राफ। आप लोगों को एग्जाम में बहुत सारी प्रॉब्लम्स आती हैं और आज का केवल ये एक वीडियो आप अगर देख लोगे तो इसके बाद आपको कोई और वीडियो देखने का जरूरत नहीं पड़ेगा। एनालिटिकल पैराग्राफ के अंदर आप कैसे अपना टाइम बचा सकते हैं, आपका सबसे पहला स्टेप क्या होना चाहिए जब भी आप कोई एनालिटिकल पैराग्राफ सॉल्व कर रहे हैं, आप लोग किन मिस्टेक्स से बच सकते हैं जिससे आपके मार्क्स कम कटेंगे। ठीक है, आपको ऐसा लगता है कि क्या मुझे इसमें फुल में से फुल मार्क्स मिल सकते हैं? बिल्कुल मिल सकते हैं। इनकी ना एक ट्रिक होती है, आपको सब कुछ कैसे करना है और आपका अप्रोच क्या होना चाहिए वो ही हम आज की क्लास में डिस्कस करेंगे। जिन क्वेश्चंस से हम ये चीज प्रैक्टिस करेंगे वो आपके पीवाईक्यूज हैं, मतलब प्रीवियस ईयर पेपर में वो क्वेश्चंस आपसे पूछे गए हैं। तो अगर आपने ये वाला वीडियो देख लिया उसके बाद आपको कोई और वीडियो देखने की जरूरत नहीं है। एनालिटिकल पैराग्राफ आपका यहीं पर कंप्लीट हो जाएगा, क्योंकि मैं हर टाइप का क्वेश्चन लाई हूं। मैं टेबल वाला भी लाई हूं, मैं पाई चार्ट वाला भी लाई हूं, मैं ग्राफ वाला भी लाई हूं। सब तरीके के क्वेश्चंस आपके सामने आ जाएंगे। तो आइए स्टार्ट करते हैं बिना किसी देरी के आज की इस क्लास को। अगर आप चैनल पर नए हैं सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। हमारे इंस्टाग्राम चैनल्स भी हैं जहां पर 9th और 10th का लेटेस्ट अपडेट आप लोगों को मिलता है, पर्सनल इंटरेक्शन मिलता है टीचर्स के साथ और बहुत सारे फनी वीडियोस भी आपको देखने के लिए मिल जाते हैं जहां हम बहुत सारी मस्ती करते हैं। तो आइए स्टार्ट करते हैं आज की इस क्लास को। एनालिटिकल पैराग्राफ के अंदर आपके सारे डाउट्स को मैं क्लियर करूंगी। अब सबसे पहले ना हम कुछ स्टेप्स की बात कर लेते हैं। जस्ट अ मिनट। अब इस क्लास के अंदर मैं बात करूंगी उन स्टेप्स की जो आपको एनालिटिकल पैराग्राफ सॉल्व करने से पहले लेने पड़ेंगे, जिसके अंदर सबसे पहला स्टेप जो होता है वो ये कि आप अपना बिना बात में टाइम वेस्ट नहीं करोगे बार बार उस पाई चार्ट को या उस ग्राफ को या उस टेबल को पढ़ने में या बहुत ज्यादा समझने में। अब आप बोलोगे मैम अगर हम उसको अच्छे से समझेंगे नहीं तो हम उसको लिखेंगे कैसे? बिल्कुल सही बात कर रहे हैं, लेकिन मैंने बोला आप मेरी बातों को सुनिए। मैंने बोला बार 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 लिखना शुरू करने से पहले ही बच्चे क्या करते हैं, बार बार उस ग्राफ को ही देखते रहते हैं, उसको समझने के लिए बैठ जाते हैं, जिसमें उन्हें पता भी नहीं चलता कि कितना ज्यादा टाइम वेस्ट हो गया। ठीक है, तो भाई आपको ना यही मिस्टेक नहीं करनी है। डू नॉट गो थ्रू the chart, graph, table again and again। मतलब आप लोगों का जो ये चार्ट दिया है, जो ग्राफ दिया है, जो टेबल दिया है, इस तरीके का जो आपको दिखेगा, आप इनको बार बार, अब मान लीजिए मैंने अपना क्वेश्चन सॉल्व करना शुरू ही नहीं किया, ठीक है, मैंने अभी लिखना शुरू ही नहीं किया, उससे पहले ही मैं क्या हो गया हूं, मैं बार बार इसको पढ़ रहा हूं कि अच्छा कुकिंग, बेकिंग और वॉशिंग अप में इतना इतना लगता है, क्लीनिंग हाउस में इतना इतना, गार्डनिंग में इतना। बच्चे सिर्फ यहीं पर नहीं रुकते। मैं ये नहीं कह रही कि आपको एक बार भी नहीं पढ़ना, मैं ये कह रही हूं कि आपको बार बार ही नहीं जाना है। मिनट्स पर पर्सन दिया हुआ है यहां पर, क्या आपको सिर्फ एक बार, जैसे ही आपने ग्राफ देखा, आपने पाई चार्ट देखा, आपको अपना रफ पेज ओपन करना है और वहां पर लिखनी है कि भाई किन चीजों के बारे में बात हुई है। मेन चीज वो देख देते हैं आपको, डिवीजन ऑफ हाउस होल्ड टास्क बाय जेंडर इन ग्रेट ब्रिटेन। तो आपको पहली लाइन तो दे ही दी है उन्होंने कि एनालिटिकल पैराग्राफ के अंदर मेरी पहली लाइन क्या होनी चाहिए, वो उसने सबसे पहले आपको दे दी है कि भाई इस टेबल के अंदर डिवीजन की बात हुई है हाउस होल्ड टास्क के बाय जेंडर इन ग्रेट ब्रिटेन। पहली लाइन आपकी एनालिटिकल पैराग्राफ की वो खुद ही दे देता है कि किस चीज के बारे में बात हुई है। ठीक है, तो आपको ऐसा नहीं सोचना है कि वहां सोचने नहीं बैठ, अच्छा ये मेल्स जो है घर का काम कम कर रहे हैं, अच्छा ये लोग बाहर का काम ज्यादा कर रहे हैं, ये सब हम एक एक करके करेंगे। ठीक है, सबसे पहले आपको चीजें रफ पेज पर उठानी है और रफ पेज पर उठाकर आपको छोटे छोटे पार्ट्स में ये लिख लेना है कि क्या डेटा गिवन है। यही होना चाहिए आपका पहला अप्रोच। ठीक है, आपने ये नहीं करना कि आप बार बार बैठकर उसे देख रहे हो या आपने डायरेक्ट लिखना ही शुरू कर दिया है, जिससे गलती होने के चांसेस बहुत बढ़ जाएंगे। आपने जब क्वेश्चन को देखा तो आपको जो पैराग्राफ, जो भी आपको टेबल, पाई चार्ट, जो भी चीज दिया हुआ है उसको आपको सिर्फ एक बार देखना है। ठीक है, कि यार अच्छा इसके अंदर मेल्स और फीमेल्स की बात हुई है,
काम की बात हुई है, ठीक है, और यहां इस जगह की बात हुई है कि भाई हाउस होल्ड टास्क जो है मेल कितना करते हैं, फीमेल कितना करते हैं। एक बार आपको उसे देख के ये पता चल गया, दैट्स इट, मिल गया ओवरव्यू, क्वेश्चन में भी पता था। अब आपको क्या करना है, आपको अपने डेटा लिखना शुरू करना है। जो भी डेटा वहां पर दिया हुआ है वो आप पीछे अपने एक रफ पेज पर लिखना शुरू कर दो। डेटा कैसे लिखना शुरू करोगे, जब आपने इसको ओपन किया तो यहां पर बोला कि रेड वाले तो आपके मेल्स हैं और ब्लू वाले फीमेल्स हैं, तो आप सबसे पहले यही चीज वहां पर लिख लो कि रेड मेल्स, ब्लू फीमेल्स, इतना लिख लो बस, ठीक है। उसके बाद सेकंड आपने क्या किया, आपने देखा सबसे पहले क्या दिया हुआ है कि कुकिंग, बेकिंग और वॉशिंग अप का डेटा लिख लिया कि कुकिंग, बेकिंग और वॉशिंग अप में मेल्स जो है वो 30 हैं और फीमेल्स जो हैं वो 74 हैं, जो कि यहां पर ऑलरेडी दिया हुआ है। अगर ये चीज नहीं दी होती, ये वाला टेबल अगर नहीं दिया होता, तो आपको वो बना लेना है कि भाई मेल्स का यहां पे 30 दिया है, फीमेल्स का इतना दिया है, क्लीनिंग अप का इतना दिया है, मेल्स का इतना, फीमेल्स का। अब देखो लो, यही बात बोल रही हूं कि अगर ये टेबल जैसे यहां पर दिया हुआ है, अगर ये टेबल ना दिया होता तो आप ये वाला डेटा जरूर अपने रफ वर्क में लिखते। ये हो गया हमारा स्टेप नंबर 2। स्टेप नंबर 3 हमारा क्या होगा, हमेशा एनालिटिकल पैराग्राफ चलते हैं कंपैरिजंस पे। आपको वो ही चीज लिखनी है जो आपको दी हुई है और आपको अब करना है कंपैरिजन। यहां पर कंपैरिजन बेसिकली दिया हुआ है मेल्स और फीमेल्स में, तो हम क्या करेंगे, हम अपने एनालिटिकल पैराग्राफ के अंदर अब स्टार्ट करेंगे कंपैरिजन कि कौन सा इंसान ज्यादा काम कर रहा है, किस तरीके के काम कर रहा है। जैसे हमने स्टार्टिंग ही की कंपैरिजन से कि भाई मैंने अपना थर्ड पॉइंट बना लिया कि मैं कंपैरिजन करूंगा कि कुकिंग और बेकिंग और वॉशिंग अप के काम मैंने देखा कि मेल्स कम करते हैं और फीमेल्स ज्यादा, मुझे यही लिखना है। फिर मेरी अगली लाइन क्या होगी कि क्लीनिंग, हाउस टाइडिंग का काम मेल्स कम करते हैं और फीमेल्स ज्यादा, मेरी अगली लाइन ये होगी। फिर हमने देखा कि गार्डनिंग और पेट केयर का काम मेल्स ज्यादा करते हैं, फीमेल कम, जिससे मुझे ये रियलाइज हो रहा है क्या कि भाई बाहर के जो काम है वो मेल्स ज्यादा कर रहे हैं और घर के जो काम है वो फीमेल्स ज्यादा। वहीं मैं देखूं कि केयर ऑफ ओन चिल्ड्रन एंड प्ले वाला जो काम है मेल्स जो है वो कम करते हैं महिलाओं के कंपैरिजन में, फीमेल्स के कंपैरिजन में। मेंटेनेंस और ऑड जॉब्स जो है वो भी मेल्स ज्यादा कर रहे हैं वुमेन के कंपैरिजन में, फीमेल के कंपैरिजन में। और क्लोथ्स वॉशिंग, आयरन, स्विंग जैसे काम जो है वो मेल्स बिल्कुल कम करते हैं फीमेल्स के कंपैरिजन में, ठीक है। अब हमने सबसे पहले हर एक चीज का कंपैरिजन ड्रॉ कर दिया कि भाई ये काम ये ज्यादा करते हैं और ये कम करते हैं, ठीक है। और यहां दिया हुआ है भाई कितने मिनट्स कौन काम कर रहा है। तो अब मुझे सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो मेरे एनालिटिकल पैराग्राफ के अंदर होती है वो होता है कंपैरिजन। मुझे कंपैरिजन डालना होगा तभी मैं लिख पाऊंगा, वरना मुझे एग्जैक्टली जो चीज दी हुई है वही उठा के चिपकानी तो है, पर उससे मैंने क्या समझा वो लिखना बहुत जरूरी है। और इसीलिए जो मेन खेल हम खेलते हैं वो डेटा का कंपैरिजन ही खेलते हैं कि जो डेटा मुझे दिया हुआ है उसको मैं कंपेयर कर करके लिख दूं। कंपेयर एंड कॉन्ट्रास्ट, साफ चीज है, सिंपल, यही हमें डालना होता है कि हमने देखा कि यहां पर ये हो रहा है, यहां पर ये हो रहा है, इसमें सबसे ज्यादा हो गया, इसमें कम हो गया। अब अगेन एक और चीज इससे निकल कर आई, वो ये कि आप और क्या ऐड कर सकते हो, जिसके अंदर एक आता है कि भाई आप ये बता सकते हो कि हमने देखा कि इस तरीके के काम सबसे ज्यादा और सबसे कम क्या हो रहा है और कहां पर चीजें बराबर हैं, लिख लो, ठीक है। इसको हिंदी में ही लिख देती हूं मैं, सबसे ज्यादा कोई भी, कि भाई सबसे ज्यादा मिनट हमने पूरे ग्राफ के अंदर देखा कि ये काम पे हो रहे हैं, और सबसे कम हमने ग्राफ के अंदर देखा कि या पाई चार्ट के अंदर देखा कि क्या हो रहा है। और उसके बाद हम एक चीज और देखेंगे, कहां पर आकर ऑलमोस्ट इक्वल है चीजें, ऑलमोस्ट इक्वल है चीजें, ये हम ऐड करेंगे। उसके बाद एक चीज और ऐड कर सकते हैं कि कहां से, अब जैसे बहुत सी बार इस तरीके के आपको ग्राफ देखने के लिए मिल जाएंगे या पाई चार्ट देखने के लिए मिल जाएंगे जिसके अंदर एक पॉइंट पे जाके चीजें ऊपर चली जाती है या एक पॉइंट पे जाके चीजें नीचे चली जाती हैं।
ये वाली चीज आप मेंशन कर सकते हो कि भाई यहां पर सबसे ज्यादा था, यहां पर सबसे कम था, ऑलमोस्ट इक्वल इस पॉइंट पर आकर हुए। हमने फिर देखा कि यहां से ग्राफ जो है वो ऊपर ही गया, दूसरे वाले का ग्राफ नीचे ही गया। ऐसी वाली चीजें ऐड करनी है। डेटा तो देना ही है जो लिखा हुआ है, पर कैसे देना है वो बता रही हूं। और उनमें आप ये चीजें याद कर लो कि भाई मुझे ना डेटा का कंपैरिजन डालना है, मेल इतना कर रहा है, फीमेल इतना कर रहा है, ये इतना कर रहा है, ये इतना कर रहा है, ये इतना, ये इतना। फिर मैंने डाला कि कहां पर कौन सबसे ज्यादा मिनट दे रहा है किस काम में, कौन सबसे कम मिनट दे रहा है किस काम में, कौन ऑलमोस्ट बराबर का टाइम दिया जा रहा है। फिर मैंने एक कंपैरिजन डाल दिया, जैसे इसके अंदर ही मैंने देखा, फिर मैंने एक कंपैरिजन डाल दिया कि घर के काम और बाहर के काम का कंपैरिजन, कि हमने देखा कि बाहर का काम आदमी ज्यादा कर रहे हैं, वहीं घर का काम औरतें ज्यादा कर रही हैं। ठीक है, अब यहां पर और कोई चीज तो है नहीं, तो हम अगर हमें कोई वैसा वाला ग्राफ दिया जाता है जो ऐसे करके बनता है कि एक ग्राफ जो है वो ऐसे जा रहा है और जो दूसरा ग्राफ है वो ऐसे जा रहा है, मान लीजिए, समझ में आ रहा है, तो हम उसमें बता सकते हैं कि यार एक पॉइंट पर आकर चीजें बराबर हो गई, उसके बाद ये वाला ग्राफ तो ऊपर चला गया और ये वाला ग्राफ नीचे चला गया। आया समझ में? ऐसी चीजें, और इतने में ही आपकी वर्ड लिमिट पूरी हो जाएगी, इतने में ही पूरी हो जाएगी आपकी वर्ड लिमिट, कुछ करने की जरूरत नहीं है। अब हम एक क्वेश्चन सॉल्व करेंगे और आपका ये सारा कंफ्यूजन क्लियर हो जाएगा। आइए देखते हैं क्वेश्चन क्या दिया था हमें। द चार्ट शोज द डिविजन ऑफ, अभी हमें जो चार्ट दिया हुआ है, शोज द डिविजन ऑफ हाउस होल्ड। तो हमें ग्राफ भी दिया हो सकता है, हमें चार्ट दिया हो सकता है, हमें पाई चार्ट दिया हो सकता है, कुछ भी दिया हो सकता है, हमें टेबल भी दिया हो सकता है। हम हर टाइप का क्वेश्चन आज प्रैक्टिस करने वाले हैं। द चार्ट शोज द डिविजन ऑफ हाउस होल्ड टास्क बाय जेंडर इन ग्रेट ब्रिटेन। ठीक है, राइट एन एनालिटिकल पैराग्राफ डिस्क्राइबिंग द चार्ट गिवन इन नॉट मोर देन 100 और 120 वर्ड्स। तो भाई हमें क्या करना है, हमें एनालिटिकल पैराग्राफ जो है वो डिस्क्राइब करना है, जो भी चार्ट दिया हुआ है, नॉट मोर देन 100 to 120 वर्ड्स के अंदर। क्लियर? आइए देखते हैं। अब ये आप चार्ट देख लीजिए, मैंने अभी तक आपको दिखा दिया था, बट फिर भी आप एक बार वापस से देख लीजिए। यहां पर दिया हुआ है मिनट्स पर पर्सन पर डे, यहां पर दिया हुआ है अलग अलग काम। ठीक है, रेड में हमारे मेल्स हैं, ब्लू में हमारे फीमेल्स हैं। क्लियर? अब हम देख सकते हैं कि मेल्स जो हैं वो दिन में कितने घंटे काम करते हैं, हम ये भी बता सकते हैं। ठीक है, क्योंकि पर डे दिया हुआ है, और फीमेल्स दिन में कितने घंटे काम कर सकती है, हम ये वाला कंपैरिजन कंक्लूजन में ड्रॉ कर सकते हैं ना। आइए स्टार्ट करते हैं। कुकिंग, बेकिंग, वॉशिंग अपने मेल्स करते हैं 30 मिनट्स काम और फीमेल्स करती हैं 74। वहीं पर क्लीनिंग हाउस टाइडिंग में मेल्स करते हैं 13 मिनट्स, वहीं फीमेल्स करती हैं 58 मिनट्स। यहां पर मेल्स करते हैं 49.5 गार्डनिंग पेट केयर में, और फीमेल्स करती हैं 21। फिर आता है केयर ऑफ ओन चिल्ड्रन एंड प्ले, मेल्स करते हैं 20 मिनट्स और फीमेल्स करती हैं 45 मिनट्स। उसके बाद मेंटेनेंस और ऑड जॉब्स जो है उसके अंदर मेल्स काम करते हैं 26 मिनट्स, वहीं पर फीमेल्स काम करती हैं 9.5 मिनट्स। एंड लास्ट है क्लोथ्स वॉशिंग, आयरिंग एंड सूइंग, इसके अंदर मेल्स करते हैं 2 मिनट, वहीं पर फीमेल्स करती हैं 25 मिनट्स काम। ठीक है, अब हम इसे लिखना शुरू करते हैं। अब आपको एग्जाम्पल से समझ में आ जाएगा कि कैसे लिखना है। देखो, द चार्ट शोज द नंबर ऑफ मिनट्स पर डे स्पेंट बाय ब्रिटिश मेन एंड वुमेन इन डूइंग हाउस होल्ड टास्क। बताया था कि भाई घर का काम करने में महिलाएं और आदमी जो है पुरुष कितना टाइम लगाते हैं एक दिन के अंदर। ठीक है, ऑन एन एवरेज द women spend about 4 hours doing household tasks। अब ये लाइन हम लास्ट में लिखने वाले थे पर हमने स्टार्टिंग में ही लिख दी, कोई बात नहीं, कि ऑन एन एवरेज अगर हम देखें तो विमेन जो है वो बिताती हैं 4 घंटे डूइंग हाउस होल्ड टास्क, वेयर एज द मेन स्पेंड लेस देन 2.5 hours। ठीक है, दिन के अंदर। द टास्क ऑन विच विमेन स्पेंड मोर टाइम, वो टास्क जिसपे औरतें ज्यादा टाइम लगा रही हैं देन मेन, इंक्लूड कुकिंग, क्लीनिंग हाउस, टेकिंग केयर ऑफ द चिल्ड्रन एंड लॉन्ड्री। अब हमने बता दिया कि कौन से वाले हैं जिनमें महिलाएं ज्यादा टाइम लगा रही हैं। तो हमने देखा कि फीमेल्स जो हैं वो कुकिंग, ठीक है, क्लीनिंग और केयर ऑफ ओन चिल्ड्रन में ज्यादा टाइम लगाती हैं। ठीक है, किनके कंपैरिजन में? मेल्स के कंपैरिजन में। इन डूइंग ऑल दीज टास्क women spend approximately 200 minutes, कि भाई 200 मिनट लगभग औरतें बिता रही हैं इन कामों को करने में।
विच इज ऑलमोस्ट 3 times द टाइम स्पेंड बाय मेन इन दीज टास्क, जो लगभग कितना है, 3 गुना है, ठीक है, जो लगभग कितना है, 3 गुना समय है आदमियों के कंपैरिजन में जो इन्हें काम करने में लगा रहे हैं। तो हमने क्या किया, कंपैरिजन। आई टोल्ड यू हमें क्या करना है, जो भी हमें डेटा दिया है हमें उनके बीच में कंपैरिजन करना है, और ये कंपैरिजन हम ऐसे करेंगे, ठीक है। ऑन द अदर हैंड मेन स्पेंड ट्वाइस द टाइम देन वुमेन। अब फिर कंपैरिजन किया हमने कि दूसरी तरफ अगर हम देखें तो आदमी ज्यादा समय बिताते हैं महिलाओं के कंपैरिजन में उन टास्क्स में, किसमें, गार्डनिंग में, मेंटेनेंस में और जॉब्स में। मेन स्पेंड द हाईएस्ट टाइम, अब मैंने बोला था सबसे ज्यादा, मेन स्पेंड द हाईएस्ट टाइम ऑलमोस्ट 50 minutes इन गार्डनिंग एंड पेट केयर, while the women spend only 30 minutes for these tasks. सबसे ज्यादा कौन किसमें कर रहा है और वो महिलाएं किसमें नहीं कर रही हैं। Then the time spent by men in washing, ironing and sewing clothes is as low as, सबसे कम 2 minutes per day, right, as opposed to 25 minutes spent by women. So in short, women spend far more time. हो गया अगेन वही वाली चीज कि भाई विमेन जो है वो बहुत ज्यादा टाइम लगा रही है घर के काम में, जबकि जो मेन है, जो आदमी है, वो बाहर के काम और जॉब्स में ज्यादा टाइम देते हैं। एज सिंपल एज दैट। आई होप आपको पसंद आया होगा जो भी मैंने आपको समझाया और याद करवाया। तो बेसिकली होता है कंपैरिजन, आप जो भी डेटा दिया हुआ है उस डेटा को एनालाइज करो और जो भी जिनके बीच में भी दिया हुआ है वो डेटा आप कंपेयर करके लिखना शुरू करो। फिर आप उसमें बताइए कि कहां पर सबसे ज्यादा है, कहां पर सबसे कम है, कहां पर ऑलमोस्ट इक्वल है। ये चीजें सबसे मेन चीज होती है जब भी आप कुछ भी ऐसी काम कर रहे हो। ओके, चलिए। हाँ, सो ग्रेट। चलो बहुत बढ़िया, बढ़े आगे, ठीक है। यहां तक का समझ में आया। अभी आपके सामने एक पाई चार्ट आएगा, सॉरी हम पहले टेबल करते हैं, हम पहले ये टेबल करेंगे। आप एक बार इस टेबल को ध्यान से देखिए। देखा आपने टेबल, क्या दिया हुआ है आपको यहां पर, इंटरनेट एक्टिविटीज दी है बाय एज ग्रुप। क्या दिया है बेटा, इंटरनेट एक्टिविटीज दी है बाय एज ग्रुप। एक्चुअल में हम एक बार सिर्फ टेबल को अच्छे से देखेंगे, एक ही बार, पहले ध्यान से। एक्टिविटीज परसेंट, कौन सी एक्टिविटी, ठीक है, जैसे गेट न्यूज, ऑनलाइन गेम्स, डाउनलोड्स, प्रोडक्ट रिसर्च, बाइंग अ प्रोडक्ट और सर्चिंग फॉर पीपल। तो जो टीन्स हैं वो 76%, ऑनलाइन गेम्स में टीन्स जो है वो 81% है, डाउनलोड्स में टीन्स जो है वो 52% है, प्रोडक्ट रिसर्च में 0 है, बाइंग अ प्रोडक्ट में 43 और सर्चिंग फॉर पीपल में 5। तो अब आपको ये वाला डेटा अलग से लिखने की जरूरत नहीं है क्योंकि हमें ऑलरेडी टेबल के अंदर बनाकर दिया हुआ है, ठीक है। वो वाला जो डेटा मैं आपको बोल रही थी कि आप रफ पेज पे लिखो, वो ज्यादातर आप ग्राफ और चार्ट के अंदर लिखते हो, ठीक है ना। वहां पे क्योंकि बहुत सी बार ऐसे मेंशन नहीं किया होता है तो वो बार बार जाके देखना में बहुत कंफ्यूजन होता है, वो एक ही बार हमने देख लिया। बट जब आपको डेटा इस तरीके से टेबल्स में दिया है तो आपको कंफ्यूजन नहीं होगा, सब कुछ आपके सामने होगा। अब जो 20s वाले लोग हैं, फिर जो 30s वाले लोग हैं वो कितना टाइम बिताते हैं, फिर 40s वाले लोग, 50s वाले, 60s वाले और 70s वाले लोग, ठीक है। अब हमने क्या करना है, अब हमें यह बताना है कि इंटरनेट एक्टिविटीज जो हैं अलग अलग एज ग्रुप्स की क्या है और वो कितना परसेंट कंज्यूम करते हैं। तो टीन्स जो हैं वो न्यूज में 76% अपना टाइम देते हैं, 76% मतलब न्यूज पे देते हैं, ऑनलाइन गेमिंग में 81% टीन्स देते हैं, डाउनलोड 52% करते हैं, प्रोडक्ट रिसर्च 0% करते हैं, ठीक है। तो आइए देखते हैं हम कैसे लिखेंगे। The given table suggests the internet activities of 7 age groups. तो जो चीज हमें गिवन है सबसे पहले हमें वो लिखना है। पॉइंट नंबर 1 हमारा वही होता है कि गिवन क्या है, क्या डेटा दिया हुआ है वो हमें लिखना है।
फ्रॉम टीन्स टू दोज इन देयर 70s फॉर 6 डिफरेंट काइंड्स ऑफ एक्टिविटीज। तो टीन्स से लेके 70s तक के लोगों के लिए 6 डिफरेंट तरीके की एक्टिविटीज के कंसर्न में। The table shows that the younger generation is more interested in online games। अब हमने शुरू कर दिया कि जो younger generation है वो online games में ज्यादा है। हमने देखा कि भाई online games में teens जो है वो 81% है, ठीक है, 20s वाले 54% है, 30s वाले 37 है, और धीरे 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 नंबर कम ही हो रहा है। तो हमने यही चीज लिखी कि टेबल शो करती है कि यंगर जनरेशन जो है वो ज्यादा इंटरेस्टेड है ऑनलाइन गेम्स में, न्यूज में, जबकि जो ओल्डर जनरेशन है वो ज्यादा टाइम स्पेंड करती है इंटरनेट रिसर्च में, है ना। तो अब हमने यहां पर बांट लिया है कि जो जवान बच्चे हैं वो क्या कर रहे हैं और जो बूढ़े लोग हैं वो क्या कर रहे हैं, राइट। तो हम अब ऐसे कंपैरिजन कर रहे हैं। एंड बाय प्रोडक्ट्स, इट इज एविडेंट फ्रॉम द टेबल, ये एविडेंट है टेबल से अगर हम देखें तो, दैट की टीन्स मेनली यूज द इंटरनेट फॉर गेम्स, कि टीन्स जो है वो मेनली इंटरनेट का यूज कर रहे हैं गेम्स डाउनलोड के लिए, and are interested in searching for people or friends or doing any product research। ठीक है, वहीं पर जो मिडिल एज ग्रुप है इज हाईली इंटरेस्टेड इन गेटिंग न्यूज, उनको न्यूज चाहिए, डूइंग प्रोडक्ट रिसर्च एंड बाइंग प्रोडक्ट्स, और वो प्रोडक्ट रिसर्च और प्रोडक्ट्स को खरीदने के उसमें ज्यादा मतलब इंटरेस्टेड है। ठीक है, यस। द इंटरनेट एक्टिविटी विच गेट्स द लीस्ट टाइम इज सर्चिंग फॉर पीपल। All the age groups spend less than 30% of their internet time on the same। अब आपको जब एग्जाम के अंदर लिखना है ना, तो आप उस टेबल को सामने रखो, ठीक है। आप ऐसे नहीं लिख सकते हो जैसे अभी हमारे को टेबल नहीं दिख रही है, ये तो हमारे सामने टेबल है और मैंने आपको बता दिया है, तो अब आपको आइडिया हो गया कि हम कैसे कंपैरिजंस कर रहे हैं। बट एग्जाम के अंदर 1 सेकंड के लिए भी वो ग्राफ, वो चार्ट आपकी आंखों के सामने से नहीं जाना चाहिए, उसको देखकर ही चीजें आप क्योंकि लिख पाएंगे, है ना। या तो आपने डेटा पहले ही साइड में लिख लिया, पर टेबल में तो डेटा टेबल में ही दिया हुआ है, हमें लिखने की जरूरत ही नहीं है, तो हम उसे सामने रख के और कंपैरिजंस करेंगे, ठीक है। तो हमें पहले ही ये सब चीजें सोच लेनी है, फिर लिखना शुरू करना है। अगर हम रैंडमली ऐसे ही लिखना शुरू कर देंगे तो बहुत एब्सर्ड हो जाएंगी चीजें, बहुत बेकार हो जाएंगी, और वो एक लॉजिकल स्ट्रक्चर में नहीं लगेगा। और इसका आपको पहले प्रैक्टिस करना पड़ेगा। अगर आप सोच रहे हो मैं डायरेक्ट एग्जाम में जाके लिखना शुरू कर दूंगा, आपको कोई आइडिया नहीं लगेगा कि आपको कैसे लिखना है, और आप जेन्युइनली अच्छा नहीं लिख पाओगे जैसा आप लिख सकते हो। अगर आप 4-5 क्वेश्चन भी इसके एक बार लिखकर प्रैक्टिस कर लेते हो ना, बहुत है, खुद से लिखकर 4-5 क्वेश्चन प्रैक्टिस कर लेते हो, आपको पता चल जाएगा कैसे लिखना है, ठीक है। यस, अब लिखा है द अमाउंट ऑफ टाइम स्पेंट ऑन डाउनलोड्स डिक्रीजेस विद एज, कि भाई डाउनलोड्स के उसके अंदर हम देखें तो भाई जो अमाउंट ऑफ डाउनलोड है वो एज के साथ डिक्रीज हो रहा है। ओवरऑल द टेबल सजेस्ट द टीनेजर्स आर मोस्ट लाइकली टू स्पेंड टाइम प्लेइंग गेम्स एंड डूइंग डाउनलोड्स। ऑन द अदर साइड, ओल्डर पीपल आर इंटरेस्टेड इन रिसर्चिंग एंड बाइंग प्रोडक्ट्स। पीपल स्पेंड द लीस्ट अमाउंट ऑफ टाइम सर्चिंग फॉर अदर पीपल ऑनलाइन। अभी ऐसा मत करने लग जाना आप एग्जाम में कि एक एक चीज उठाकर आप उसमें लिख रहे हो कि भाई जो एक्टिविटीज है उसके लिए 76% कर रहे हैं, ठीक है, ये है तो 73% कर रहे हैं। नहीं, हमें मेन डेटा उठा कर देना होता है कि स्टार्टिंग हुई ऐसे, यहां पर सबसे ज्यादा गया, यहां पर सबसे कम गया। अगर हम देखें जवान लोग ये ज्यादा कर रहे हैं, बूढ़े लोग ये ज्यादा कर रहे हैं, समझ रहे हो कौन सी जनरेशन सबसे ज्यादा किस चीज में टाइम स्पेंड कर रही है, कौन सी जनरेशन सबसे कम किस चीज में टाइम स्पेंड कर रही है, कौन सी जनरेशन ये कर रही है वो कर रही है, मतलब वो आपको उसी तरीके से डिवाइड करना होगा अपने कंपैरिजंस को, ठीक है। चलिए नेक्स्ट है पैराग्राफ 4। अब क्या दिया है आपको दिया है रीड द फॉलोइंग एक्सर्प्ट फ्रॉम एन ऑनलाइन पोस्ट ऑफ अ वेबसाइट ऑन एजुकेशनल प्रैक्टिसेस। Kids who appreciate how much effort, time and care goes into growing food will understand how important farmers are and why it is important to take care of our earth। कि जो बच्चे हैं जो अप्रिशिएट करते हैं how much effort, कितना एफर्ट, टाइम और केयर लगता है खाना उगाने में, तभी वो समझेंगे कि फार्मर्स कितने ज्यादा इंपॉर्टेंट है एंड कितना क्यों इंपॉर्टेंट है कि हम अपनी पृथ्वी का ध्यान रखें। अब इन द वर्ल्ड ऑफ टुडे, आज की दुनिया में गार्डनिंग नीड्स टू बी गिवन मोर इंपॉर्टेंस देन स्पोर्ट्स, कि आज के टाइम में हमें गार्डनिंग को ज्यादा इंपॉर्टेंस देना चाहिए, स्पोर्ट्स से भी ज्यादा बोल रहे हैं, ठीक है। म्यूजिक एंड डांस इन ऑल स्कूल्स, बिकॉज क्योंकि इट क्रिएट्स इन्वायरमेंटल स्टूवर्ड्स एंड आउटडोर लर्निंग लेबोरेटरीज दैट हेल्प द चाइल्ड एंड कम्युनिटी फॉर इयर्स टू कम।
अब इन्होंने बोला राइट अ पैराग्राफ इन 100 to 120 वर्ड्स टू एनालाइज द गिवन आर्ग्यूमेंट, कि ये जो दिया हुआ है इस आर्ग्यूमेंट को एनालाइज करने के लिए आपको लिखना है। आप क्या करेंगे, you could think about what alternative explanation might weaken the given conclusion and include rational evidence that would strengthen and counter the given argument। तो आपको बताना है कि आप उसके फॉर में बोल रहे हो कि अगेंस्ट में बोल रहे हो, वो आपको डिसाइड करना है। तो यू कुड थिंक अबाउट व्हाट ऑल्टरनेटिव एक्सप्लेनेशन, की क्या एक ऑल्टरनेटिव एक्सप्लेनेशन भी हो सकता है, ठीक है, जो वीक कर दे द गिवन कंक्लूजन, जो कंक्लूजन हमें दिया हुआ है, एंड इंक्लूड रैशनल एविडेंस, और फिर आप एविडेंस भी डालो उसके अंदर, ठीक है, जो आपका जो आर्ग्यूमेंट है उसको स्ट्रॉन्ग कर दे, ठीक है। सो एविडेंस दैट वुड स्ट्रेंथन काउंटर द गिवन आर्ग्यूमेंट, ठीक है। सो आर्ग्यूमेंट फॉर द सब्जेक्ट ऑफ द स्टेटमेंट। अब हम फॉर में बोल रहे हैं, कैसे बोलेंगे, इन द वर्ल्ड ऑफ टुडे गार्डनिंग नीड्स टू बी गिवन मोर इंपॉर्टेंस देन स्पोर्ट्स, म्यूजिक एंड डांस इन ऑल स्कूल, कि हम उसके पक्ष में बोल रहे हैं, क्योंकि while sports, music and dance contribute towards personal growth। अभी स्पोर्ट्स है, म्यूजिक है, डांस है, वो किस चीज में कंट्रीब्यूट करता है, वो आपकी पर्सनल ग्रोथ में कंट्रीब्यूट करता है। द करंट टाइम्स मैंडेट अटेंशन टुवर्ड्स एन इशू दैट इज ग्लोबल, नेचर एंड नेचुरल प्रोसेसेस। अभी कह रहे हैं आज का जो टाइम है, मैंडेट अटेंशन टुवर्ड्स एन इशू, किस इशू के ऊपर, दैट इज ग्लोबल, जो ग्लोबल है, दैट इज नेचर। नेचर एक ऐसा इशू है जो ग्लोबल है, हमें सिर्फ पर्सनल ग्रोथ का नहीं सोचना चाहिए, हमें ग्लोबल चीज के बारे में सोचना ज्यादा इंपॉर्टेंट है। विद ग्रोइंग फूड वेस्टेज इन मेनी होम्स, आप देखोगे कि बहुत सारे घरों के अंदर वेस्टेज जो है वो बहुत ज्यादा बढ़ गया है। एंड द अर्बन यंग बिलीविंग दैट वेजिटेबल्स आर ग्रोन हार्वेस्टेड एट द सुपरमार्केट्स, और भाई ये लोग सोचते हैं कि भाई ये सब चीजें सुपरमार्केट्स में बन रही हैं। द एफर्ट्स ऑफ द फार्मर्स आर डिस्क्रेडिटेड, तो जो एफर्ट्स है फार्मर्स के वो डिस्क्रेडिट हो जाते हैं, मतलब उनको कोई ध्यान नहीं देता है। गार्डनिंग एट स्कूल विल ओपन अ वर्ल्ड ऑफ फर्स्ट हैंड लर्निंग एक्सपीरियंस ऑफ सोइंग, वाटरिंग एंड हार्वेस्टिंग प्रोसेसेस, कि अगर हम स्कूल के अंदर गार्डनिंग वाली चीज स्टार्ट करते हैं तो इससे बच्चे जो बहुत सारी चीजें सीखेंगे, मतलब एक दो नहीं, काफी सारी चीजें बच्चे सीखेंगे। वेटिंग फॉर द सैपलिंग टू ग्रो विल इनकलकेट सेंसिटिविटी, पेशेंस, एम्पैथी, ग्रैटिट्यूड एंड वैल्यू फॉर वंस हार्ड वर्क, ठीक है। भाई वो धीरे धीरे ग्रो होता हुआ देखेंगे, उसके लिए आपको सेंसिटिविटी भी चाहिए, पेशेंस भी चाहिए, एम्पैथी चाहिए, ग्रैटिट्यूड चाहिए, किसी एक इंसान का हार्ड वर्क जो है पता चलता है उससे। दे विल फील अकाउंटेबल फॉर देयर पीस ऑफ मदर अर्थ, रिजल्टिंग इन मेकिंग देम एफिशिएंट एंड एंटरप्राइजिंग एनवायरमेंटल स्टूवर्ड्स। अनलाइक स्पोर्ट्स, म्यूजिक और डांस, गार्डनिंग गोज बियॉन्ड जस्ट एंजॉयमेंट, तो गार्डनिंग जो है वो एंजॉयमेंट से बहुत ज्यादा परे है। तो आप अगर किसी चीज के पक्ष में बोल रहे हो तो वहां पे आप लिखोगे चीजें कि यार ऐसा ऐसा करते हैं तो ये होगा, ये बात बिल्कुल सही है, ठीक है, टू क्रिएट अवेयर एंड रिस्पॉन्सिबल सिटीजन ऑफ द फ्यूचर। लेकिन अब अगर आप अगेंस्ट में बोलते हो तो आप कैसे लिखोगे, एक ही लिखना होगा आपको एग्जाम के अंदर, है ना। सोचो कोई एक दो आर्ग्यूमेंट सोचो जो आप अगेंस्ट में लिखोगे, तो कैसे लिखोगे। सोचो सोचो। Arguments against the subject of the statement. Gardening certainly should not be given precedence over sports, music and dance in all schools. ये डिबेट जैसा हो जाता है। Gardening at school requires good planning with hands-on guidance and continued supervision by the teachers. Students tend to lose interest due to the slow and natural growth progress of plants as well as the investment of continuous hard work. अब बोल रहे हैं कि गार्डनिंग अगर आप स्कूल में सिखाओगे तो उसके लिए बहुत ज्यादा पेशेंस चाहिए, ठीक है, और सुपरविजन चाहिए टीचर्स का भी। सो वो लूज कर देंगे अपना इंटरेस्ट, वो इतना ज्यादा इंटरेस्ट जो है इन चीजों में लेंगे नहीं। स्मॉल टारगेट्स और गोल्स वुड बी मिसिंग, whereas the danger of destruction of their work due to rains, intrusions of grazing animals or a pest attack is likely to set in a feeling of defeat. ये सब चीजें हो सकती है कि उनकी फसल खराब हो गई या कुछ हो गया तो उन्हें बहुत हारा हुआ फील होगा। It may be noted that sports, music and dance are uplifting activities which display faster results, are enjoyable and inculcate team spirit, collaboration and confidence. So ये सब चीजें वो improve कर सकते हैं। Unlike gardening, setbacks in these activities can be addressed with some sense of personal control. कि भाई गार्डनिंग की तरह नहीं, setbacks in these activities can be addressed with some sense of personal control. These activities help students express and de-stress successfully, है ना। सो मेंटेनिंग देयर ड्यू इंपॉर्टेंस इन द स्कूल्स को करिकुलम इज इम्पेरेटिव, कि भाई ये चाहिए ही चाहिए है, ये सब चीजें डांस वगैरह एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज जो है वो होनी ही होनी चाहिए, ठीक है। तो ये तो डिबेट जैसा हो जाता है। अब आ जाते हैं हमारे एक और क्वेश्चन पर जो यहां पर है, विच इज यस, proportion of people from each household type living in poverty go through
गो थ्रू दिस पिक्चर, बहुत अच्छे से एक बार इसको देखो, इसके अंदर किस कलर से क्या मेंशन किया हुआ है, एक बार फटाफट से समझो। जल्दी से देखा आप लोगों ने इसको अच्छे से, बहुत अच्छे से देखो एक बार। proportion of people from each household type in living in poverty. So, क्या दिया है आपको? ब्लू में दिया है सिंगल एजेड पर्सन्स, ठीक है, जो सिंगल हैं और एजेड हैं। नेक्स्ट है एजेड कपल, पहले जो सिंगल हैं और एजेड भी हैं, मतलब बूढ़े लोग जो सिंगल हैं। फिर है बूढ़े लोग जो कपल है। फिर है सिंगल विदाउट चिल्ड्रन, अब वो सिंगल लोग बिना बच्चों के। फिर है कपल विदाउट चिल्ड्रन, अब वो कपल जो बिना बच्चों के है। फिर है सोल पेरेंट्स, फिर है कपल विद चिल्ड्रन, एंड फिर है ऑल हाउस होल्ड्स। ये सारा आपको दिया हुआ है एक डेटा, ठीक है। अब प्रोपोर्शन है ये लोगों का कि ईच हाउस होल्ड टाइप की पॉवर्टी में कितने प्रतिशत कैसे कैसे लोग रह रहे हैं। मतलब 24% है सिंगल विदाउट चिल्ड्रन, ठीक है। सोल पेरेंट्स जो है वो 26% है। 15% आपका कपल है विदाउट चिल्ड्रन, ठीक है। तो क्या आपको देखने के लिए मिल रहा है इसके अंदर? The given pie chart illustrates 7 different categories of household. अब क्या दिया हुआ है, सबसे पहला कंसर्न तो हमारा वही होगा, सबसे पहली चीज तो हम वही लिखेंगे, हाँ या ना। क्या लिखा हमने कि जो पाई चार्ट दिया हुआ है ये हमें बताता है 7 अलग अलग कैटेगरीज ऑफ हाउस होल्ड के बारे में जो गरीबी में रह रही हैं। तो फर्स्ट पॉइंट हमारा हमेशा क्या होगा, जो हमें गिवन है हमें वही लिखना होता है इन यूके इन 2002, यूके के अंदर 2002 के अंदर। इट इज क्लियरली एविडेंट फ्रॉम द पाई चार्ट दैट, ये बहुत साफ तरीके से दिख रहा है पाई चार्ट के अंदर, एविडेंट है that 26% of the total poverty stricken household are those of sole parents, कि 26% जो है, सी हमने यहां से शुरू किया, 26% जो है वो है सोल पेरेंट्स, राइट। सिंगल पीपल विदाउट चिल्ड्रन अकाउंट फॉर द सेकेंड हाईएस्ट प्रपोर्शन। अभी हमने सबसे पहले बताया कि सबसे ज्यादा कौन है, फिर हम बताएंगे कि उसके बाद कौन सा है। हमने सेकेंड हाईएस्ट मेंशन कर दिया कि भाई देखो सिंगल पीपल विदाउट चिल्ड्रन अकाउंट फॉर द सेकेंड हाईएस्ट प्रोपोर्शन विद 24%। फिर हमने बताया इसके कॉन्ट्रास्ट में couples without children that accounts for just 9%, couples with children account for 15% of the poor household। अब हमने इसमें सारी चीजें मेंशन कर दी कि ये इतना परसेंट है, ये इतना परसेंट है, ये हम कॉन्ट्रास्ट कर रहे हैं कि ये इतना है तो ये इतना है, ये इतना है तो ये इतना है, सब चीजें ऐसे की ऐसी लिख दी हमने। कंपेयर एंड कॉन्ट्रास्ट, कंपेयर एंड कॉन्ट्रास्ट, हाईएस्ट, लोएस्ट, इक्वल, कंक्लूजन, इजीली हो जाएगा आपका सारा काम। अब बोल रहे हैं सिंगल एजेड पर्सन्स एंड एजेड कपल्स प्रपोर्शन फॉर 12% टुगेदर फॉर पुअर हाउसहोल्ड्स। ओवरऑल 14% ऑफ ऑल हाउसहोल्ड्स इन द यूके वर लिविंग अंडर पॉवर्टी। अगर हम ओवरऑल देखिए तो भाई 14% जो हाउसहोल्ड्स हैं यूके के अंदर वो पॉवर्टी में रह रहे हैं। द यंगर जनरेशन हैड अ ग्रेटर पुअर परसेंटेज। अब ये इंपॉर्टेंट है, ये यहां पे आपने कंक्लूजन की तरह निकाली चीज को कि हमने देखा कि जो यंगर जनरेशन है हैड अ ग्रेटर पुअर परसेंटेज, वो ज्यादा पुअर परसेंटेज है उनका देन देयर एजेड काउंटरपार्ट्स, उनके एजेड काउंटरपार्ट्स के कंपैरिजन में। कपल्स विदाउट चिल्ड्रन हैड बेटर इकोनॉमिक कंडीशन देन दोज विद चिल्ड्रन, कि जो बिना बच्चों के उनका इकोनॉमिक कंडीशन ज्यादा बेटर है उनके कंपैरिजन में जो बच्चों के साथ है। आया समझ में? यहां तक का क्लियर हुआ मामला? क्या कहने की कोशिश की जा रही है? हुआ क्लियर? चलिए, तो अब मैं आप लोगों को एक लास्ट बार रिपीट कर देती हूं कि कोई भी एनालिटिकल पैराग्राफ सॉल्व करने के लिए आपको क्या करना होता है। अच्छा, वापस से एक बार देख लेते हैं, क्विक रिकैप हो जाएगा। कोई भी एनालिटिकल पैराग्राफ सॉल्व करने के लिए आपको कुछ स्टेप्स है जो फॉलो करने होते हैं।
जिसके अंदर सबसे पहली चीज होती है, आप जब भी कोई एनालिटिकल पैराग्राफ लिख रहे हैं और अगर आप अपना टाइम बचाना चाहते हैं तो प्लीज मेक श्योर कि आप बार बार उस चीज को पढ़ नहीं रहे हैं या उसको बहुत ज्यादा समझने की कोशिश कर रहे हैं, ऐसा कुछ नहीं है। 3 से 4 चीजें होती हैं जो आपको एक एनालिटिकल पैराग्राफ के अंदर लिखनी होती है। अगर आप वो लिख देंगे तो आपको पूरे मार्क्स मिल जाएंगे। ठीक है, सबसे पहली चीज जो आपको किसी भी एनालिटिकल पैराग्राफ के अंदर लिखनी होती है वो होता है गिवन क्या है, क्या चीज दी हुई है। जो भी चार्ट है, ग्राफ है, पाई चार्ट है, टेबल है, जो भी चीज दिया हुआ है वो आपको सबसे पहले लिखना होता है कि भाई मुझे इस चार्ट के अंदर मेल्स और फीमेल्स, ठीक है, बर्थ रेट या डेथ रेट, जो भी आपको डेटा दिया है वो क्या दिया है, किन के बीच में कंपैरिजन दिया है। जैसे मैंने आपको पहला क्वेश्चन अगर दिखाऊं तो यहां पर ये टेबल आपने देखी जिसके अंदर मेल्स और फीमेल्स दिन में कितने मिनट कौन सा घर का काम करते हैं उसका डिस्क्रिप्शन दिया हुआ है। जब हमने इसको देखा तो हमारा पहला जो लाइन होना चाहिए वो यही होना चाहिए कि देखो जी, द चार्ट शोज द नंबर ऑफ मिनट्स पर डे स्पेंट बाय ब्रिटिश मेन एंड विमेन इन डूइंग हाउसहोल्ड टास्क। क्या चीज गिवन है, ठीक है। अब जो दूसरी चीज आती है वो आप 2-3 तरीके के अलग अलग जब क्वेश्चंस देखते हैं तो आप उसको अपने अकॉर्डिंग दिमाग लगाएंगे कि यार मैं क्या करूं। मान लीजिए आपको बहुत सारी चीजों का डेटा दिया हुआ है तो उसके अंदर आप डिवाइड कर लो। मान लो आपको डेटा दिया था कि भाई टीन्स, 20s, 30s, 40s, 50s, 60s, अलग अलग एज ग्रुप के लोग दे दिए हैं और अलग अलग एक्टिविटीज दे दी है। अब इस तरीके के क्वेश्चन में आप क्या करोगे, आप ना डिवाइड कर लोगे कि यंगर जनरेशन और ओल्डर जनरेशन। समझ में आ रहा है? या फिर अगर आपको इस तरीके का दिया है तो इसमें तो हमारे पास 2 ही ऑप्शन है, मेल और फीमेल। ठीक है, तो हमने क्या किया, हमें जो काम दिया हुआ था जैसे कुकिंग, क्लीनिंग, गार्डनिंग, तो हमने इसमें डिवाइड कर दिया काम को किसके अकॉर्डिंग, आउटडोर और इंडोर के अकॉर्डिंग। यार आउटडोर काम ये ज्यादा कर रहे हैं, इंडोर काम ये ज्यादा कर रहे हैं। तो आप अपने क्वेश्चन के अकॉर्डिंग जो दिया हुआ है कोशिश कीजिएगा कि आप ये भी चीज अलग से निकाल पाए। ठीक है, तो हमने सबसे पहले लिखा कि हमें क्या दिया हुआ है। उसके बाद बारी आती है कंपैरिजन की। शुरू हो जाता है हमारा कंपैरिजन कि अगर हम चार्ट में देखें, टेबल में देखें, ग्राफ में देखें तो ऑन एन एवरेज इतने लोग ये कर रहे हैं, इतने लोग ये कर रहे हैं। यंगर जनरेशन इसमें ज्यादा टाइम दे रही है, ओल्डर जनरेशन इसमें ज्यादा टाइम दे रही है। या जो मैंने आपको दिखाया कि मेल्स जो हैं वो सबसे ज्यादा टाइम दे रहे हैं इसके अंदर, वहीं पर फीमेल्स इसके अंदर सबसे कम टाइम दे रही हैं। आया समझ में? तो यही डेटा हमें लिखना है। हम डेटा लिखेंगे पर कंपेयर और कॉन्ट्रास्ट के साथ, और इसी से हमारा पूरा का पूरा एनालिटिकल पैराग्राफ के जो वर्ड लिमिट है वो पूरा होगा कंपैरिजंस और कॉन्ट्रास्ट में ही। इसी में हम ऐड करेंगे, ठीक है, हाईएस्ट, जो भी डेटा दिया हुआ है उसके अंदर सबसे ज्यादा क्या हो रहा है, चाहे वो कुछ भी हो, उसके अंदर ही हम ऐड करेंगे लोएस्ट। क्या चीज है जो सबसे कम हो रही है वो भी हम ऐड करेंगे। हम उसके अंदर ऐड करेंगे ऑलमोस्ट इक्वल। क्या चीज है, ठीक है, कोई भी अगर ऐसी चीज है जो अलग है, ठीक है, वो आपको ऐड जरूर करनी है। जो भी चीज एकदम अलग है, डिफरेंट है, मैच नहीं कर रही है, या अगर हम देखें कि वो एक बहुत यूनिक चीज है कि यार ऐसा लगता है कि ये तो ऐसा ही हो रहा है, मतलब ये तो बहुत सरप्राइजिंग है, सरप्राइजिंगली मेल्स ये काम ज्यादा कर रहे हैं, फीमेल्स ये काम कम कर रहे हैं। आर यू गेटिंग माई पॉइंट गाइस? दीज शुड बी योर पॉइंट्स while writing an analytical paragraph. और लास्ट में आता है आप जो एग्जैक्ट डेटा हुआ था उसे कंक्लूड कर दीजिए कि हम देख सकते हैं। जैसे ये मेल्स और फीमेल्स का मैंने एग्जांपल दिया था, तो आप इसमें ऐड कर दीजिए कि हम देख सकते हैं भाई कि मेल्स घर के काम ज्यादा कर नहीं रहे हैं, फीमेल्स घर के काम ज्यादा कर रही हैं। ये आपका कंक्लूजन हो जाएगा और इस तरीके से आप अपना 100 to 120 वर्ड्स को कंप्लीट कर पाएंगे। नाउ वेरी इंपॉर्टेंट थिंग, टेंस आप प्रेजेंट टेंस ही यूज करोगे। दिखाता है, करता है, ज्यादातर प्रेजेंट सिंपल, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस, ये प्रेजेंट टेंस ही यूज होगा। ठीक है, आप ध्यान रखिएगा कि आप एनालिटिकल पैराग्राफ के अंदर कैसे प्रेजेंट टेंस का यूज कर सकते हैं। हाँ या ना, यहां तक ये समझ में आया
कि एनालिटिकल पैराग्राफ के अंदर क्या पॉइंट्स हैं जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है और आप किस तरीके से किसी भी एनालिटिकल पैराग्राफ को इजीली सॉल्व कर सकते हो। ठीक है, तो अगर आप चाहते हैं कि मैं और भी क्वेश्चन आपको प्रैक्टिस करवाऊं तो आप कमेंट सेक्शन में थम्स अप जरूर भेज के जाइएगा ताकि मैं आपको और बहुत सारे क्वेश्चंस जो है वो प्रैक्टिस करवा सकूं। क्लियर? तो ये थी बच्चों हमारी आज की क्लास। अगर आपको कोई भी डाउट है तो आप पूछ सकते हैं फटाफट से, और अपने डाउट्स जो हैं वो आप कमेंट सेक्शन के अंदर लिखकर भी जा सकते हैं, जिसके अंदर आप ध्यान रखिएगा कि आप, अच्छा एक दो चीजें और है कि आपको ना क्वेश्चन प्रैक्टिस एनालिटिकल पैराग्राफ में करना ही करना है। अगर आप क्वेश्चन प्रैक्टिस नहीं करोगे तो वहां पर कहीं ना कहीं आपको प्रॉब्लम हो सकती है, तो वहां पर कहीं ना कहीं आपको परेशानी हो सकती है। और वो परेशानी कब आ जाएगी? जब आप सीधा डायरेक्ट एग्जाम के अंदर बैठ रहे हो और अब एनालिटिकल पैराग्राफ लिखना पड़ रहा है, तब कुछ समझ में नहीं आएगा, तब सारा काम खराब हो जाएगा। अगर आपने 4 से 5 क्वेश्चंस भी एनालिटिकल पैराग्राफ के पहले से ही सॉल्व कर लिए तो आपका काम बन जाएगा। अब हम आप लोगों के लिए एक नई सीरीज भी बहुत जल्दी लेकर आ रहे हैं जिसके अंदर हम आप लोगों का बैकलॉग कवर करवाएंगे। ठीक है, तो आप कोशिश कीजिएगा कि उस सीरीज को ज्यादा से ज्यादा सपोर्ट करें, क्योंकि बहुत सारे बच्चे जो है वो काफी ज्यादा बैकलॉग की वजह से परेशान हैं और हम अब आपको वो पूरा का पूरा चीज क्लियर करवाने वाले हैं। बहुत सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस भी प्रैक्टिस करवाने वाले हैं। सो आई विश एंड आई होप कि आपको आज की क्लास के अंदर मजा आया होगा। बाय बाय एवरीवन, टेक केयर, ऑल द बेस्ट।